हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 अकाउंट्स का, जो कि है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और आज ही शुरू करके आज ही इसको खत्म कर देंगे। मतलब वन शॉट में आप इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हो। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज ही इसको क्लियर करेंगे, साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है किनके लिए? जो क्लास 12 में आए हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 को पास कर चुके हैं लेकिन सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीए फाउंडेशन। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन बचे ही नहीं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, ट्यूशन चाहते हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों के ही सॉल्यूशंस चैनल पर अपलोडेड है। उसके लिए आपको बस होम टैब पर क्लिक करना है। आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास 11 तक आपने सीखा है प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में, जहां पर एक ही ओनर होता है। अब आप क्लास 12 में सीखोगे पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर होंगे, एक से ज्यादा ओनर होंगे। और पार्टनरशिप के और दूसरे फीचर्स क्या हैं? तो समझो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है कि जब एक से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, और इनका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, चैरिटी के लिए बिजनेस करना नहीं, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, जो कि रेगुलेट होगा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। जो ओनर है उनको आप पार्टनर्स कहोगे, और इन सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहा जाएगा। तो पहला फीचर क्या हुआ? एक से ज्यादा लोग, टू और मोर पर्सन। एक होगा तो वो तो प्रोप्राइटरशिप है, तो एक से ज्यादा लोग मिलकर के जब बिजनेस करेंगे तो वो पार्टनरशिप है। तो कम से कम दो लोग होने चाहिए। और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं। कोई जिसके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता, और जिसकी एज 18 से कम है वो इस फर्म में पार्टनरशिप में ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। यहां पर एक एक्सेप्शन है, जो माइनर है ना, जो 18 ईयर्स से कम है, वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकता है। कौन सी पार्टनरशिप फर्म? जो आप नई नहीं बना रहे हो। मतलब माइनर को लेकर के आप कोई नई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, कोई पुरानी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें वो एज अ नया पार्टनर ज्वाइन कर सकता है। लेकिन नई फर्म अगर आप चाहो कि मैं अपने ब्रदर के साथ नई फर्म बना लेता हूं जो कि माइनर है, तो आप उसके साथ मिलकर के नई फर्म नहीं बना सकते। हाँ, आप आज अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर लो, उसके बाद साल 2 साल बाद उसको आप अपनी फर्म में कनेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। माइनर जो है पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ प्रॉफिट या बेनिफिट्स के लिए कनेक्ट होगा, ज्वाइन करेगा, लेकिन लॉसेस के लिए नहीं। इसके बाद आपने ये तो समझ लिया कि मिनिमम दो पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है? बिल्कुल। यहां पर समझो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने तो कहा है कि कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कहता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। और विद इन 100 कितने होने चाहिए, वो उसने अथॉरिटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो एक नंबर स्पेसिफाई करे कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट रख देते हैं। आई होप आपको समझ में आया। मिनिमम दो पार्टनर है, और मैक्सिमम के लिए कंपनीज एक्ट कहता है कि 100 हो सकते हैं। और विद इन 100 कितने होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करे कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड फीचर है अग्रीमेंट। अब एक से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना तो बहुत जरूरी है। म्यूचुअल एग्रीमेंट ये रिटर्न या ओरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्रीमेंट एक तरह से आपकी रूल बुक है। जैसे आप गेम खेलते हो तो अपने रूल्स स्पेसिफाई करते हो ना, कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। इसी तरह से बिजनेस के रूल्स आप अग्रीमेंट में स्पेसिफाई करते हो, कि प्रॉफिट होगा तो किस तरह से रेशो में बांटा जाएगा,
किसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग्स कितनी कोई पार्टनर ले सकता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है नहीं करना, लोन पर इंटरेस्ट देना है नहीं देना। इस तरह से बहुत सारे चीजों को आप अपने एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करते हो। अगर एग्रीमेंट रिटन है तो आप उसे पार्टनरशिप डीड कहोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, जो लोग मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, आपस में जो कनेक्ट हो रहे हैं वो बिजनेस करने के लिए हो रहे हैं। और बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, चैरिटी के लिए नहीं। लॉफुल बिजनेस जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए जुड़ रहे हो, ये आपका मेन फीचर है पार्टनरशिप का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट है वो एक ही पार्टनर को नहीं मिलेगा, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपके अग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने मेंशन किया उसके हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हर पार्टनर का दो रोल है, हर एक पार्टनर के दो रोल हैं, एक तो प्रिंसिपल और दूसरा एजेंट। प्रिंसिपल मतलब ओनर, कोई भी पार्टनर उस फर्म का ओनर भी है। एज अ ओनर वो डिसीजन ले भी सकता है, कहीं पर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट भी कर सकता है और दूसरों के बिहाफ पर ये सारे काम वो कर सकता है। इसी तरह से वो एजेंट है, एजेंट मतलब जो दूसरे पार्टनर्स ने काम किया उनको फॉलो करेगा, वो उनके बिहाफ पर वो काम पूरा करेगा। तो ये रिलेशन हो गया हर एक पार्टनर का आपस में, प्रिंसिपल और एजेंट का। वो ओनर भी है और दूसरे पार्टनर का एजेंट है, उसके बिहाफ पर काम करेगा, उसके काम को जो वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आया है उसकी हेल्प करेगा उसको पूरा करने में। इसके बाद जो बिजनेस है वो हर कोई भी कैरी ऑन कर सकता है और कोई एक भी कर सकता है। तो ये आप अपने आप से स्पेसिफाई करते हो। अब बिजनेस है बहुत बड़ा स्पेसिफाइड है, तो आपको क्या करना होता है कि मार्केटिंग तुम देखना, फाइनेंस तुम देखना, एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखूंगा। इस तरह से हर एक को एक एक्टिविटी स्पेसिफाई कर दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा एग्रीमेंट आपका रूल बुक है, उसमें आप स्पेसिफाई कर देते हो कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, उसी हिसाब से बिजनेस आपका कैरी ऑन होगा। इसके बाद नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब है, जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसमें पार्टनर और फर्म अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लीगली इन दोनों को एक ही माना जाता है। अगर किसी ने अग्रीमेंट किसी पार्टनर के साथ किया है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, तो वो माना जाएगा कि वो फर्म के साथ अग्रीमेंट हुआ है। और अगर फर्म कोई एग्रीमेंट कर रही है तो माना जाएगा कि वो पार्टनर ने किया है, पार्टनर उसके लिए लाइबल है। अब जब हम बात करते हैं अग्रीमेंट की, अग्रीमेंट ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल में आपने खुद से डिसाइड कर लिया आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, हम प्रॉफिट इस तरह से बांटेंगे, कैपिटल इस तरह से होगी, सैलरी इसको मिलेगी, इसको कमीशन मिलेगा। तो आपने ओरल भी स्पेसिफाई कर दिया कि हम इस तरह से बिजनेस को चलाएंगे। रिटर्न होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड आपका बनेगा स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस के अंडर, और आपको रजिस्टर करना होगा इसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ। क्या ये जरूरी है, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल है। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये लीगली आपके लिए हेल्पफुल रहता है। पार्टनरशिप डीड में आप क्या मेंशन करते हो, नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनर्स के बारे में, इसके बाद किसकी कितनी कैपिटल होगी, इंटरेस्ट देना है नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सैलरी देनी है या नहीं देनी है, ये सब चीजें आप इसमें मेंशन करते हो। बात आती है अगर एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट तो है लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एग्रीमेंट तो बनाया है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा, या सैलरी के बारे में नहीं लिखा, या कमीशन के बारे में नहीं लिखा, तो जब आपका एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट में इन तीनों चीजों के बारे में मेंशन नहीं किया, तो किसी भी पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं दे सकते। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है जो एसेट है फर्म के लिए, तो यहां पर पार्टनर से इंटरेस्ट या उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं कर पाएगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उनसे ये दो चीजें चार्ज नहीं कर सकते।
अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है लाइबिलिटी वाला, तो इस केस में क्या होगा? अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से इस पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे आपका एग्रीमेंट हो या ना हो। 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डाउट, जो आपको मैं यहां पर ही क्लियर कर देती हूँ। सबसे बड़ा डाउट तो ये आता है कि जैसा कि मैंने कहा, एग्रीमेंट हो या ना हो, आपको ये इंटरेस्ट देना ही देना होगा। तो क्या मैंने यहां पर ये स्पेसिफाई किया है कि 6% पर एनम मिनिमम रेट है, हर कंडीशन में देना ही देना होगा? मैंने जो कहा है उसका मतलब है कि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इतना इंटरेस्ट देना ही देना होगा। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो आपने रेट स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्या एग्रीमेंट में मिनिमम रेट 6% पर एनम रखना होगा? इससे कम रेट नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट में आपने मेंशन किया होना चाहिए कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम उसे 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो आपने चाहे 6% पर एनम से कम स्पेसिफाई किया, लेकिन एग्रीमेंट में मेंशन है तो उस हिसाब से पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपने एग्रीमेंट में नील लिख दिया कि हम पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया तब आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप आपके जितने डाउट थे यहां पर खत्म हो गए। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? एग्रीमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो एग्रीमेंट में कि 2:1 होगा, 1:1 होगा, 3:2 होगा। अग्रीमेंट में अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया, इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि सारे पार्टनर इक्वल है, प्रॉफिट में सबका बराबर हिस्सा होगा। नए पार्टनर के आने पर क्या होगा? अग्रीमेंट में तो आप मेंशन कर देते हो कि इसकी कंसेंट जरूरी है, अगर ये मानेगा तभी कोई नया पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन कर सकता है। एग्रीमेंट अगर आपने नहीं बनाया, इसके बारे में नहीं सोचा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसके लिए सभी पार्टनर की कंसेंट होनी जरूरी है। अगर एक पार्टनर भी मना कर देगा तो वो नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकता। क्लियर है? अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपने क्या देखा था? प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट था वो प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड कर दिया, लॉस है तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया। लेकिन अब जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एक से ज्यादा ओनर्स में बटेगा, मतलब पार्टनर्स में बांटना है, और वो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी, कमीशन, वो भी आपको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वाला प्रॉफिट यहां तो हम बांट नहीं सकते, तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे 1,96,000 या जो भी प्रॉफिट है। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब जो भी आप पार्टनर को दोगे वो इसी अकाउंट में शो करोगे। प्रॉफिट में से जो जो आप बांटते जाओगे वो डेबिट साइड पर आएगा। एक तरह से वो फर्म के लिए एक्सपेंस है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा इस तरह से बांट दिया। जैसे कि अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देनी है पार्टनर को, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा एज अ सैलरी आपने बांट दी। अग्रीमेंट में कहा है कि एक्स और वाई को सैलरी देनी है, तो आप उसी हिसाब से यहां पर सैलरी दोगे। एंट्री क्या होगी? सैलरी फर्म के लिए, जैसा कि कहा मैंने, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। और जिस पार्टनर को मिल रही है सैलरी, उसके लिए फायदा है तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। उसके बाद सेकंड एंट्री भी बनानी है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको क्लोज करने के लिए आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? पार्टनर को दे रहे हो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर है? इसी तरह से अगर पार्टनर को कमीशन देना है अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो भी प्रॉफिट का ही हिस्सा आप बांट रहे हो, तो यहां पर कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट का ही वही हिस्सा आप बांट रहे हो, तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे पार्टनर्स को मिल रहा है, उसी तरह से अगर उनकी ड्राइंग्स है तो उस पर फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट। और यहां पर ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, और पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो पार्टनर के लिए नुकसान है। तो जो चीज पार्टनर के लिए नुकसान है वो उसके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और ये फर्म के लिए इनकम है इसलिए आपने क्रेडिट साइड पे शो किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्रॉफिट का ही एक पार्ट है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि हमें प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये भी अप्रोप्रिएशन है। तो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो यहां पर डेबिट साइड पे दिखाओ टू रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये सब करने के बाद अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रिमेनिंग प्रॉफिट अब आप बांटोगे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो बांट रहे हो, बाकी बचा हुआ कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर ही, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एंड में हो जाएगा टोटल। आपको जितना प्रॉफिट मिला था और आपको बांटने के लिए कहा गया, आपने उसे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांट करके खत्म कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस आ सकता है, कि हम कहें कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है वो पार्टनर से बांटना होगा, कैसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, जो चीज आपके पास है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जो चीज है आप वही बांट रहे हो, तो उससे ज्यादा तो आप बांट ही नहीं सकते, तो लॉस की बात ही नहीं आएगी। आपके पास अगर इसमें से कुछ बच गया है तो वो आपने बांटा, जिसे हम प्रॉफिट कह रहे हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लॉस की कंडीशन तो होगी नहीं। जितना होगा वो आप इनमें सब में बांट दोगे, और बचा हुआ प्रॉफिट आप पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? अब बात आती है कि अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट था तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अगर मुझे इस साल लॉस हुआ, किसी साल लॉस हुआ, तो क्या करेंगे? लॉस के केस में हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप पी एंड एल अकाउंट से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। लॉस है तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है, उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लॉस के केस में आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं दे सकते। वो तो तभी दे सकते हो कि प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप वो सारी चीजें दे ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आप लॉस को पी एंड एल अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर कर देते हो। क्यों कहते हैं हम, आप इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर करके कर सकते हो, लेकिन अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि एक और फॉर्मेट बनाने में आपके 5 मिनट जाएंगे। इट्स बेटर कि आप पी एंड एल अकाउंट से ही उसको ट्रांसफर करके खत्म कर दो। अगर आप चाहो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हो। एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। लॉस है तो डेबिट साइड पे दिखाओगे, अब इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स के लिए नुकसान है तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने कहा कि लॉस के केस में आप पी एंड एल अकाउंट या एप्रोप्रिएशन दोनों में से कोई भी चॉइस ले सकते हो, अपने हिसाब से कन्वीनियंस से आप कर सकते हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर लॉस के केस में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही होगा। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि ये हम पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखा सकते।
तो लॉस में से इस इनकम को माइनस करने के बाद बचा हुआ लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर खत्म करोगे। क्लियर है यहां पर? अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने कहा कि जो भी अब आपको पार्टनर को देना है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाना है। क्या कोई ऐसी चीज है जो हम पार्टनर को देंगे और वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी? बिल्कुल है। वो है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है या देता है, दोनों ही कंडीशन में, अगर फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है या फर्म इंटरेस्ट दे रही है, दोनों ही कंडीशन में आप इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L अकाउंट में दिखाओगे। दूसरा, अगर फर्म पार्टनर की प्रीमिसेस बिल्डिंग को यूज कर रही है, एज अ ऑफिस या गोडाउन बना करके यूज कर रही है और उस पर रेंट देना है, तो वो जो रेंट है वो आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे। बेशक आप पार्टनर को दे रहे हो, वो रेंट हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे। ये दोनों ही चीजें आप एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L अकाउंट पे दिखाओगे। क्यों दिखाओगे? ध्यान से समझना। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, लाइबिलिटी वाले की बात कर रहे हैं अगर हम, जहां पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस केस में आप मान के चलते हो जैसे आउटसाइड पार्टी से आपने कोई फंड्स लिए, हेल्प ली, फाइनेंशियल हेल्प ली, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। और वो इंटरेस्ट आपको हर कंडीशन में देना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप मना नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया है, तो हम उसे हर कंडीशन में उसका इंटरेस्ट देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और ऐसे खर्चों को हम P&L अकाउंट में ही दिखाएंगे। इसी तरह से पार्टनर की अगर बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, जैसे थर्ड पार्टी की बिल्डिंग को आप यूज करते हो, तो उसका रेंट देना जरूरी है। आप उसे मना नहीं कर सकते, भाई इस साल मुझे लॉस हो गया। उसी तरह से पार्टनर को भी आउटसाइड पार्टी मान करके उसका रेंट दिया जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में पूरा देना होगा। तो जो खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब हर कंडीशन में आपको देने ही देने हैं, वो आपके P&L अकाउंट में आएंगे। और ये दो एग्जाम्पल है आपके डिफॉल्ट, हर कंडीशन में आपके ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही काउंट होंगे। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कौन सा वाला? एसेट वाला है, जहां पर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, तो उस केस में तो इंटरेस्ट पार्टनर से फर्म को मिलेगा। तो उस केस में तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कंडीशन आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। और इनकम के केस में आप प्रॉफिट है या लॉस है सोचते नहीं हो, वो तो आपको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है, राइट। लेकिन इंटरेस्ट लोन का है, चाहे दिया है या लिया, दोनों ही कंडीशन में P&L अकाउंट में आएगा। क्लियर हो गया? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है, और ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, समझ तो लिया। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, किस लैंग्वेज में क्या लिखा होगा, कैसे समझेंगे? तो ध्यान से समझो। यहाँ क्या लिखा है? XYZ तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, तीनों की कैपिटल दी है। पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब एग्रीमेंट तो है भाई, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। जेड को सैलरी भी मिलेगी 2000 पर मंथ। और अब यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ है 4 लाख, लेकिन आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड कौन है? पार्टनर है। और पार्टनर की अगर सैलरी है, और सैलरी के साथ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा, सिर्फ सैलरी लिखा है, भी देना है, अलाउड लिखा है। अलाउड का मतलब है प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे। तो ये वाली जो सैलरी है, आप एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे, P&L अकाउंट में नहीं। तो जो आप सैलरी माइनस कर चुके हो, वो प्रॉफिट में वापस से ऐड करोगे। तो पूरी सैलरी इसकी पूरे साल की 24,000, जो कि आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो 4 लाख में प्लस कर दो, तो टोटल प्रॉफिट इस साल का 4,24,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना है। कौन सी डेट को कौन सा बैलेंस है नहीं दिया, तो आपको समझना होगा। जब भी आप किसी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, ये तो हमने मैथ्स में शुरू से ही सीखा है कि आपको जब भी कोई चीज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तो आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो, बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको देखना होता है कि स्टार्टिंग में उसका क्या बैलेंस था, कितने पीरियड तक कितना बैलेंस रहा, उसी हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस तरह से हिसाब किताब करके इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा।
अब यहां पर नहीं दी है डेट, तो मान के चलो ये ओपनिंग बैलेंस है और पूरे साल यही बैलेंस रहा, जिस पर हम पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे 10% के हिसाब से 50,000। वाई का बनेगा 50,000, जेड का 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000। इतने प्रॉफिट में से इतना हिस्सा आपने बांट दिया। इसके बाद सैलरी देनी है, तो सैलरी हमने 24,000 जेड को दी। 4,24,000 में से आप इतना हिस्सा बांट चुके हो। अभी भी मेरे पास तो प्रॉफिट बचा है, तो जो बाकी का प्रॉफिट बच गया है उसे हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे, एंड में लिखो टोटल। तो जितना प्रॉफिट था आपने बांट दिया, जो बचा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, कुछ एक्स्ट्रा लेस कुछ नहीं हुआ, सारा चीज जो आपको मिली थी वो आपने बांट करके खत्म कर दी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, उसे समझेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने एक टर्म यूज की, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको दोबारा से अच्छे से समझ लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है वो खर्चा जो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में कैलकुलेट करना है, देना ही देना है। ये आपको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करना है, कंपल्सरी वाला एक्सपेंस। जैसे आप जो भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, उसके लिए आप सोचते नहीं हो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सैलरी देनी है तो देनी है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो हम बांटेंगे, प्रॉफिट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पी एंड एल अकाउंट में आएगा, और अगर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अगर आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दिया किसी भी चीज के साथ, जैसे कि दो चीज तो डिफॉल्ट है, मैंने आपको कहा कौन कौन सी, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर जो आपको इंटरेस्ट देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको हर कंडीशन में देना ही देना है, और जो रेंट उसकी प्रीमिसेस का वो भी। तो ये दो चीजें तो डिफॉल्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हर कंडीशन में मानी जाएगी। लेकिन आपने किसी भी अग्रीमेंट में किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसके साथ लिख दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब है इस पार्टनर को सैलरी देनी है, कंपल्सरी है, हर कंडीशन में देनी होगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये वाला फ्रेज अगर आपने एग्रीमेंट में किसी भी चीज के साथ ऐड कर दिया तो वो आपका बन जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या कमीशन हो, सैलरी हो, कोई भी चीज हो। फिर तो आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो हर कंडीशन में देना होगा। दो चीजें एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुकी हूं, एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ये डिफॉल्ट दो चीजें हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में अगर आपका लॉस हुआ है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं दे सकते। क्लियर है? अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए आपको चाहिए कितनी कैपिटल है, कितने टाइम पीरियड के लिए कितना बैलेंस रहा, और अग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। याद है ना? इसे एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अमित और ब्रमित दो पार्टनर है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल 15 लाख और 9 लाख के साथ। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को कैपिटल दोनों की बराबर होनी चाहिए, 12 लाख 12 लाख, और जिसकी कम या ज्यादा है उस हिसाब से वो विड्रॉ करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, पार्टनर्स को देना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 अप्रैल को ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, तो 15 लाख का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है अमित का। कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल से 30 सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो इसको कैपिटल 12 लाख रखनी होगी। तो 6 मंथ्स के लिए जो बैलेंस रहा 15 लाख का, इस पर आप इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 6 मंथ्स का दोगे, 60,000। इसके बाद 12 लाख का बैलेंस रहा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 48,000। क्लियर है? ना तो आप पूरे साल 15 लाख पर लगाओगे ना ही 12 लाख पर, पीरियड के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 है। अब इस पर भ्रमित का अगर आप चेक करते हो तो उसका क्या बनेगा? उसकी कैपिटल 9 लाख है स्टार्टिंग में, 30 सितंबर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पर बनेगा 36,000। इसके बाद
1 अक्टूबर से इसकी कैपिटल चेंज हो गई 12 लाख। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स 31 मार्च तक यही बैलेंस रहा, तो इसका इंटरेस्ट बना 48,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलेगा 84,000। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका जितना बना। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है। आपने देखा होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम कैपिटल अकाउंट को दो मेथड से मेंटेन करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हर पार्टनर के दो अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो किसका बैलेंस लेना है, दोनों का लेना है या किसी एक अकाउंट का लेना है? तो ध्यान से समझ लो। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर का जिसमें आप कैपिटल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो कि कितनी कैपिटल है, कितना एडिशन किया, कितना विड्रॉल किया। तो उसी के हिसाब से कितने टाइम पीरियड के लिए कितना बैलेंस रहा आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। करंट अकाउंट का बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं करना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो एक ही कैपिटल अकाउंट है। अब इसमें भी आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और सिर्फ कैपिटल का ही बैलेंस देखना है। बाकी सब चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी सब कुछ मिला उसको इग्नोर करना है। कैपिटल में क्या बैलेंस था, एडिशन क्या हुआ, विड्रॉल क्या हुआ, कितने टाइम पीरियड के लिए कितना रहा, बस उसको ही कंसिडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके अलावा दो फ्रेजेस और यूज होते हैं। क्वेश्चन रीड करते हो तो आप रीड करते हो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चंस को रीड करो। जितना क्वेश्चंस को रीड करोगे आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है, उसमें यूज होने वाले वर्ड्स आपको समझ में आते हैं कि क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं और इनका मीनिंग क्या होगा। तो जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होते कि ये नया वर्ड क्या आ गया, इसका मतलब क्या होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रीड करो और उनको समझो। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कैपिटल विड्रॉ हुई है, इस पार्टनर ने अपने कैपिटल का एक हिस्सा विड्रॉ कर लिया, उसकी कैपिटल कम हो गई है। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर करोगे। राइट? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो इस साल इसको प्रॉफिट मिलने वाला है उसमें से एक हिस्सा इसने विड्रॉ किया, तो ये सिंपल उसकी ड्रॉइंग्स है। तो ये वाली ड्राइंग्स आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए कंसीडर नहीं करोगे, इस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करोगे। क्लियर हो गया? दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया? नहीं आया है तो इसे एक क्वेश्चन के साथ समझो। यहां पर नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल सेम है 3 लाख। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2023। अब नरेश ने 50,000 रुपीज विड्रॉ किए अगेंस्ट कैपिटल, मतलब ये तो इसकी कैपिटल विड्रॉ हो गई। और 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख रुपीज और विड्रॉ किए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये वाली ड्रॉइंग्स होगी इसकी सिंपल वाली ड्रॉइंग्स, जो ये प्रॉफिट के अगेंस्ट विड्रॉ कर रहा है, जो प्रॉफिट इसको मिलने वाला है उसका एक हिस्सा इसने पहले ही विड्रॉ कर दिया। सुकेश उसकी ड्रॉइंग से 1 लाख। अब ड्रॉइंग्स के साथ ना तो लिखा है अगेंस्ट कैपिटल ना लिखा अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या माने? तो उस केस में आपको इसे सिंपल ड्राइंग मानना है, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना है। 2 लाख का हमारा प्रॉफिट है, तो कैसे करें? सबसे पहले ध्यान से समझो, आपको जो कैपिटल दी है वो 31 मार्च का बैलेंस है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग से देखना है आपको बैलेंस कि शुरू में क्या था, ड्यूरिंग द ईयर क्या विड्रॉ किया, क्या एडिशन किया। तो ओपनिंग तक कैसे पहुंचे? ओपनिंग आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इसने कैपिटल विड्रॉ किया तो आपने इसमें से लेस किया होगा, इंट्रोड्यूस किया तो ऐड किया होगा, और ड्राइंग्स जो सिंपल ड्राइंग्स है वो भी आपने लेस की होगी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। तो अगर मुझे यहाँ क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाना है तो जो चीजें माइनस की है वो वापस से ऐड करूंगी और जो ऐड किया वो लेस करूंगी। तो यहां पर ये दो चीजें मैंने ऐड कर दी, तो 4,50,000 आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ये था, इस पर मुझे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कब से कब तक? 1 अक्टूबर को इसने 50,000 की कैपिटल विड्रॉ की है, मतलब 30 सितंबर तक इसकी कैपिटल 4,50,000 है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 22,500। इसके बाद इसने 50,000 की ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल।
तो यहां पर 50,000 आपने कैपिटल रिड्यूस की, 4 लाख के बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। जो दूसरी ड्राइंग्स है वो कैपिटल कम नहीं करती है। आप कहोगे यहां माइनस करें, कैपिटल ही तो कम हो रही है। माइनस करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जो इसको मिलता है उसी का एक हिस्सा वो विड्रॉ करता है। तो ये कैपिटल विड्रॉल नहीं माना जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए आप इसे माइनस नहीं करोगे, इसे बैलेंस कैलकुलेट करते हुए नहीं देखोगे आप। तो 4 लाख का बैलेंस है जो आगे के 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो टोटल इंटरेस्ट बना इसका 42,500। इसी तरह से सुकेश, इसकी भी आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ना तो इसने कैपिटल विड्रॉ की ना ही इंट्रोड्यूस की। ड्रॉइंग से इसकी सिंपल वाली। तो जहां क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है, ओपनिंग तक पहुंचने के लिए मुझे इसको ऐड तो करना पड़ेगा। तो 4 लाख है, इसने ना तो एडिशन किया ना विड्रॉल किया, तो यही पूरे साल बैलेंस रहा, इसी पर इंटरेस्ट दोगे आप। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या सिचुएशन होती है और क्या टर्म्स होती है? यहां पर 3 केसेस है, तीनों केसेस को ध्यान से समझना। अगर आपको लिखा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया। और अगर मेंशन नहीं किया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। दूसरे केस में आपने अग्रीमेंट में मेंशन तो कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो क्या करें? लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट बहुत है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका जितना बनता है हम दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे देंगे, पूरा पूरा दे देंगे। तीसरी कंडीशन में अगर प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ कि जितना हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरा दे सकें। मतलब मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है आपका 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बनता है 12,000। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो क्या करें? हमने क्या सीखा है कि जितना प्रॉफिट है हम उतना ही बांट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बांट सकते। तो उस कंडीशन में क्या हम प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें? नहीं। उस कंडीशन के लिए आपको देखना होगा कि किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशो में कन्वर्ट करोगे और प्रॉफिट को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ पूरा समझाऊंगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन, जहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ये चार्ज वाला वर्ड आ गया। तो अब तो जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पर पूरा पूरा देना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और क्या बताया था मैंने? एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L अकाउंट में शो करोगे। क्वेश्चन के साथ समझो क्या क्या केसेस है। पहला केस है कि आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, वो साइलेंट है। तो साइलेंट है तो हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते। तो प्रॉफिट जितना है 9,000 का, वो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं, हो गई कहानी खत्म। सेकेंड केस है कि आपने एग्रीमेंट में मेंशन तो किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, लेकिन इस साल हमें हो गया है लॉस। तो लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करके खत्म कर देंगे। थर्ड केस में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में मेंशन किया है और इस साल आपको प्रॉफिट भी हुआ है, प्रॉफिट 9,000 है। तो अब देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना देना है। 6% के हिसाब से एक्स का बनता है 3,000 और वाई का बनता है 1,800। तो प्रॉफिट हमारा 9,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800। पूरा पूरा हम दे सकते हैं, हमें प्रॉफिट काफी हुआ है। इसके बाद भी प्रॉफिट बच रहा है तो वो प्रॉफिट हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करेंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करो, कहानी खत्म। फोर्थ केस में आपको प्रॉफिट तो हुआ है 3,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा? 4,800। क्या हम इतना दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दे सकते हैं, क्योंकि क्या लिखा है? प्रोवाइड्स, अलाउड, प्रोवाइडेड। तो वो सारे जब वर्ड्स यूज किए इसका मतलब है कि आपको अप्रोप्रिएशन करना है, प्रॉफिट होगा तो ही देना है। तो हमारे पास प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा मांग रहा है, तो क्या करें? आपको इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशो में कन्वर्ट करना है। तो
रेशो में कन्वर्ट करने का मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर कट हो जाए। जैसे कि पहले तो 20 से 20 कट हो गई, शॉर्ट हो गया 30:18। इसके बाद हमने इसको कट किया 3 से, तो 10:6 आया। उसके बाद आपने 2 से कट किया तो 5:3। तो जो ये रेशो है इसमें आप 3000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, एंड में लिखो टोटल। ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो क्या लिखा है फिफ्थ कंडीशन में, कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और चाहे फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पर लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो ये कौन सी कंडीशन है? इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट में से देंगे और P&L अकाउंट में देंगे। प्रॉफिट हमारा 3000 है, पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, 4800 पूरा बांट दिया। अब जो लॉस है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो। एंड में टोटल 3000 आएगा, टाइपिंग सॉरी 4800 आएगा, टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें आप लोग गलती करते ही करते हो। वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी आपको देखना है कि उसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए क्या रहा। डेट दी है तो टाइम देखना होगा आपको, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से आपको चार्ज करना है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो इसके लिए दो मेथड है। एक सिंपल मेथड, सिंपल मेथड जब आपके पार्टनर की ड्राइंग्स अमाउंट दी है और कौन सी डेट को कितनी अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है सब कुछ दिया है, तो सिंपली आपको उसकी ड्राइंग्स पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड है, चीजें वही रहेगी, सिंपली आपको यहां पर क्या करना है, अब जितनी ड्राइंग्स है उसको टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का कैलकुलेट करना है, कुछ इस तरह से। अशोक जिसकी ड्राइंग्स आपको दी है कौन कौन सी डेट को दी है, देखो कोई सेम इंटरवल नहीं है, कभी किसी डेट को विड्रॉ कर रहा है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, तो यहां पर अमाउंट भी सेम नहीं है। तो इस केस में आप हर एक अमाउंट पर अलग अलग टाइम पीरियड निकाल के कैलकुलेट करोगे। 8000 पर 11 मंथ्स का 9% के हिसाब से 660, 6000 पर इतना सारा कैलकुलेट किया, 1700 टन। ये तो डिफिकल्ट नहीं है, हमने क्लास 10, 9, 8 सब में ये सब कुछ कैलकुलेट करना सीखा है। इसी तरह से प्रोडक्ट मेथड में आपको यहाँ पर 8000 की ड्राइंग से पीरियड 11 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आ जाएगा 88,000। इसी तरह से हर ड्राइंग का प्रोडक्ट निकालना है। एंड में आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल लेना है। इस टोटल पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है तो 9% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 1710। तो दोनों ही मेथड से सेम आया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको अमाउंट दी है और अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, उस केस में आपको ये दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करना है। अब बात आती है अगर डेट ही नहीं दी ड्राइंग्स की तो क्या करें। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है तो आप पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, या इंटरेस्ट लेना ही नहीं है? तो ध्यान से समझो, इंटरेस्ट तो लेना है। यहां पर हम इंटरेस्ट लेते हैं हाफ ऑफ द पीरियड। हाफ ऑफ द पीरियड का मतलब नॉर्मली हमारा फाइनेंशियल ईयर हम क्या मान के चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर उस फर्म का बिजनेस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चला है, पूरे 12 महीने का, तो उसका हाफ ऑफ द पीरियड हो गया 6 मंथ्स। तो अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग से उसकी डेट नहीं मेंशन, तो आप 6 मंथ्स का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कुछ इस तरह से। यहां पर ए और बी दो पार्टनर है जिनकी ड्राइंग्स आपको दी है 30,000, 45,000, डेट नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो क्या करें, साल हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, हाफ ऑफ द पीरियड 6 मंथ्स। इंटरेस्ट आप इस पर कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स का, तो ए का बनेगा 1500, बी का बनेगा 2250। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म इसी साल शुरू हुई है, मिड ऑफ द ईयर 1 जुलाई को, जैसे अगर उसने 1 जुलाई को स्टार्ट किया है बिजनेस और 31 मार्च को उसका साल खत्म हो रहा है, तो इस साल तो उसने 9 मंथ्स ही बिजनेस किया ना, तो 9 मंथ्स का हाफ ऑफ द पीरियड आपको लेना है। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी तो आपको यहां पर 6 मंथ्स नहीं लेना,
हमारा बिजनेस इस साल कितना चला, कितने महीने हमने किया, उसका हाफ लेना है, वो है 4.5 मंथ्स। उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कैच कर लिया आपने? अब बात आती है कि अगर पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है और सेम टाइम इंटरवल, जैसे कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या मिडल ऑफ एवरी मंथ, कुछ इस तरह से दिया है, तो कहा जाता है कि वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल। तो आपको हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। उसके लिए आपको एक सिंपल फंडा लगाना है। पहली ड्राइंग देखनी है और लास्ट ड्राइंग, और उसका पीरियड ऑफ यूज निकालना है कि पहली ड्राइंग उसने कितने टाइम के लिए यूज की, लास्ट ड्राइंग उसने कितने टाइम के लिए यूज की, उसका एवरेज निकालो, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करो। तो जब हम ऐसा कैलकुलेट करते तो बिगनिंग के लिए आता है 6.5 मंथ्स, एंड के लिए आता है 5.5 मंथ्स, और मिडल के लिए आता है 6 मंथ्स। आप लोग इन सब चीजों को लर्न कर लेते हो, रट लेते हो, लेकिन रटी हुई चीज कभी भी एग्जाम में काम नहीं आती, क्योंकि वहां जाकर के आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वाला एंड ऑफ द मंथ के लिए था या मिडल के लिए। तो मैं क्या कहती हूं कि समझो कि ये जो अमाउंट आई, ये जो नंबर आया, ये कैसे आया। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि गणेश की ड्राइंग्स है, 3 सिचुएशन है, ड्राइंग्स है, उस पर 9% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब पहली तारीख को, ठीक है, तो सेम टाइम इंटरवल है, वन वन मंथ का, तो सेम टाइम इंटरवल है और सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो हमें क्या करना है, पहली ड्राइंग देखनी है। पहली ड्राइंग मतलब 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जो पैसा उसने विड्रॉ किया, फर्म को वो वापस नहीं कर रहा, वो यूज कर रहा है, और 31 मार्च तक उसने वो पैसा यूज किया, तो इसका मतलब 12 महीने यूज किया। और आपको देखनी है आखिरी ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग जो पैसा उसने 1 मार्च को विड्रॉ किया, 31 मार्च तक यूज किया, 1 महीना, तो 12+1, ला फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग दोनों का एवरेज लेना है, जो कि बनेगा 6.5 मंथ्स। जब आप कैलकुलेट करना सीख जाते हो तो आपको डर नहीं रहता कि अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, बार बार आप उसको रटते नहीं हो। ठीक है, तो समझना जरूरी है, और समझ गए तो अगर आपने उसको रट भी लिया, याद भी कर लिया, तो आपको वो याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपको अब डर नहीं है कि मैं भूल गया तो, गलती हो गई तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। 6.5 मंथ्स एवरेज पीरियड आ गया। ड्राइंग्स इसकी क्या है, 4,000 नहीं, 4,000 हर मंथ की ड्राइंग है, तो 12 महीने की ड्राइंग 48,000। 9% के हिसाब से 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 2,340। अगर उसने हर महीने के आखिरी में विड्रॉ किया, आखिरी का मतलब क्या कहते हैं हम, लास्ट डेट, तो अगर कोई भी आखिरी में विड्रॉ कर रहा है तो भी हमें पहली ड्राइंग देखनी है और आखिरी ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग उसने 1 मई से 31 मार्च 11 महीने यूज की, और आखिरी ड्राइंग 31 को विड्रॉ कर रहा है, 31 मार्च को विड्रॉ कर रहा है, तो 31 मार्च को ही आपका साल खत्म हो गया, तो 0 पीरियड आया यहाँ। तो न, क्या आएगा अमाउंट, 11+0 5.5 मंथ्स। क्लियर है? इस पर अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। टोटल ड्राइंग 60,000 पर 9% के हिसाब से 2,475। अगर यही पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, मिडल का मतलब क्या मान के चलते हैं, 15th, तो आपको यहां पर अब पहली ड्राइंग देखनी है। पहली ड्राइंग 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो पैसा विड्रॉ करेगा वो 15 दिन तो निकल गए ना, कितने बचे, 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग, इसके लिए कितना बचा, 15 दिन, हाफ मंथ, तो एवरेज पीरियड हो गया 6 मंथ्स। और इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, टोटल ड्राइंग 72,000 पर, तो इंटरेस्ट बनेगा 3,240। इतने तो आप स्मार्ट हो, कैच कर रहे हो फटाफट। तो इसके बाद मंथ वाली बात तो समझ में आ गई। गलती कहाँ होती है, क्वार्टर में, क्योंकि क्वार्टर का मतलब ही नहीं समझ में आता। क्वार्टर का मतलब है 1/4, किसी भी चीज का 1/4। तो अगर हम साल की बात कर रहे हैं तो साल में होते हैं 12 महीने, और 12 महीने का क्वार्टर क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मंथ्स का पीरियड। तो यहां पर अगर ड्राइंग्स हमारी है हर क्वार्टर की, मान लेते हैं एक ही ड्राइंग है एवरी क्वार्टर में, बिगिनिंग में, तो क्वार्टर कब कब और कौन सा होगा,
आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरा 1 जुलाई से 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और 1 जनवरी से 31 मार्च। तो ये 4 क्वार्टर है। और अगर इन क्वार्टर की स्टार्टिंग में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड है, तो 3 महीने का गैप है। तो पहली ड्राइंग आपको देखनी है जो कि है क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो पहले क्वार्टर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल, जो पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ किया 31 मार्च तक यूज किया, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग है लास्ट के क्वार्टर की पहली तारीख, मतलब 1 जनवरी। तो ये इसने यूज किया 3 महीने के लिए, तो एवरेज पीरियड हो गया 7.5 मंथ्स। और आपकी टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पर। अब उसने साल में 4 बार पैसा विड्रॉ किया है, हर 3 महीने के गैप पर पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो 16,000 पर अब आप कैलकुलेट करोगे तो 500 बनेगा। अगर उसने क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया, इसका क्या मतलब है, अब जब एक क्वार्टर खत्म होगा उसकी लास्ट वाली डेट दे दी है, तो लास्ट डेट पहले क्वार्टर की क्या होगी, 30 जून, जिसके लिए पीरियड अब कितना बचा, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग उसने कब की होगी, लास्ट क्वार्टर की आखिरी तारीख 31 मार्च, जबकि आपका साल ही खत्म हो गया। तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 4.5 मंथ्स, जिस पर आप ड्रॉइंग्स 5,000 4 बार विड्रॉ की, तो 20,000 पर कैलकुलेट करोगे 375। नेक्स्ट, अगर उसने इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ किया तो क्या होगा। तो मिडल का मतलब है क्वार्टर आपका 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स में 1.5 इधर, 1.5 महीना इधर और 1.5 महीना दूसरी साइड पर। तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल क्या होगा, 15th में। तो पहली ड्राइंग आपने देखी 15 मई को, अगर उसने विड्रॉ की तो 1.5 तो चला गया ना, कितना बचा, 10.5। इसने पहली ड्राइंग 10.5 मंथ्स के लिए यूज की, और आखिरी ड्राइंग 15 फेब को विड्रॉ करेगा, तो 1.5 महीने के लिए यूज करेगा। तो एवरेज पीरियड हो गया 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जो क्या आएगा 600। यहां तक क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपको हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको अप्लाई करना सीख। अब जो आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स की है 10,000 रेगुलरली, हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब सिर्फ वो 6 महीने के लिए ही पैसा विड्रॉ कर रहा है, पूरे साल पैसा विड्रॉ नहीं करा। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो पहले 6 महीने कौन से होते हैं आपके, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप, तो 6 मंथ्स आपके सितंबर पे खत्म होंगे। तो यहां पर भी आपको पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग ही देखनी है, क्योंकि टाइम गैप सेम है और सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, तो इसका पीरियड ऑफ यूज क्या होगा। आप देखो यहां पर क्या कहा है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक के लिए। बेशक उसने 6 महीने पैसा विड्रॉ किया, लेकिन यूज तो वो 31 मार्च तक कर रहा है। तो पहली ड्राइंग का पीरियड हो गया 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग का पीरियड हो गया 7 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड 9.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 2,850। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में पैसा विड्रॉ कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में आपको पहली और लास्ट ड्राइंग देखनी है। उसके बाद 31 मार्च तक कितना पीरियड बनता है पहली और लास्ट ड्राइंग का, उससे लेकर के आप एवरेज निकालोगे। 9 मंथ्स के लिए अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर एंड दिया है तो आपको वही चीज अप्लाई करनी है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ड्राइंग्स तो 6 महीने की है, तो 60,000, और आखिरी में विड्रॉ कर रहा है, तो पहली और आखिरी ड्राइंग को ही आपको देखना है, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, एक एक महीने का है। तो यहाँ पर पहली ड्राइंग के लिए 11 मंथ्स और लास्ट ड्राइंग के लिए 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड 8.5 मंथ्स, इंटरेस्ट हो जाएगा 2,550। इसी में अगर एक और छोटा सा ट्विस्ट आ जाए तो क्या करोगे। अब आपको कहा है कि ये 10,000 रुपीज विड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन 6 मंथ्स के लिए करें, और वो 6 मंथ्स जो 31 मार्च को खत्म होंगे। 31 मार्च को कौन से 6 मंथ्स खत्म होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, कैसे समझोगे। अगर नहीं याद रहता, नहीं समझ में आता, तो आप क्या करोगे,
उल्टा काउंट करना शुरू कर दो, मार्च से स्टार्ट करो। मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। इसका मतलब पहला जो उसने पैसा विड्रॉ किया वो अक्टूबर में किया, और उसके स्टार्टिंग में विड्रॉ किया, तो यहां पर भी सेम टाइम इंटरवल है। पैसा उसने पहली बार 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, लास्ट 1 मार्च, और इंटरेस्ट आपको 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो जो पैसा 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया 6 मंथ्स, और एंड में 1 मंथ, एवरेज पीरियड 3.5 मंथ्स के लिए 1050। इसी तरह से बाकी पार्टनर्स का मिडल है, तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग आपको देखनी है, उसी हिसाब से पीरियड लोगे। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड 3 मंथ्स, और उस पर इंटरेस्ट बन जाएगा 900। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। एंड दिया है तो सिंपली आपको एंड देखना है। तो पहली ड्राइंग से आपकी 31 अक्टूबर, जिसका यूज पीरियड क्या आ जाएगा 5 मंथ्स, और लास्ट वाली ड्राइंग्स का 0 मंथ्स, तो एवरेज पीरियड 2.5 मंथ्स, और इंटरेस्ट बन जाएगा 750। अब एक और सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है आपके क्वेश्चन में, तो इसलिए हर सिचुएशन को समझना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिंपल बस ये समझना जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, इस तरह से करना है। उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको भी समझना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में चाहे कुछ भी आ जाए क्रैक कर सको। तो यहां पर क्या दिया है कि एक ही ड्राइंग से 4000 रेगुलरली, और वो हर महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करता है, और उसने जो पैसे 6 मंथ्स विड्रॉ किए वो 6 मंथ्स 30 सितंबर को खत्म होंगे। तो 30 सितंबर को खत्म होने वाले 6 मंथ्स कब से स्टार्ट हुए होंगे? अगर नहीं याद रहता तो यहां पर भी उल्टा चलो, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक उसने पैसा विड्रॉ किया। तो आ जाते हैं हम यहां पर। तो बिगनिंग में विड्रॉ किया है इसने, तो सेम टाइम इंटरवल है, सेम अमाउंट है। तो पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखनी है। इंटरेस्ट आपको कब से कब तक का कैलकुलेट करना है, क्या लिखा है यहाँ पर? 30 सितंबर 2022, 31 मार्च नहीं लिखा। अब आपको इंटरेस्ट सितंबर 2022 तक ही कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब जो पहली ड्राइंग है उसका यूज पीरियड हो गया 6 मंथ्स, और लास्ट वाले का 1 मंथ, एवरेज पीरियड 3.5 मंथ्स। इसी हिसाब से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। अगर बी का दिया है एंड ऑफ द मंथ, लेकिन वही 6 मंथ्स है स्टार्टिंग के, और पीरियड आपको सितंबर तक ही देखना है, तो 6 मंथ्स और 0 मंथ्स एवरेज पीरियड, सॉरी, पहले वाले का 5 मंथ्स होगा, टाइपिंग एरर है यहाँ पर, 5 मंथ्स होगा। तो 5 + 0 2.5 मंथ्स, और इसका इंटरेस्ट बनेगा 313 रुपीज। क्लियर है? अब कई बार क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया होता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है आप मुझे बताओ कि इसमें ड्राइंग्स कितनी है, इस पार्टनर की हर महीने की ड्राइंग कितनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? घबराना नहीं है, फॉर्मूला आपके पास है। उस फॉर्मूला में आप जो इंफॉर्मेशन है उसको फीड करोगे। मेरे पास ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है, हम उसको एक्स मान लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे पता है। इसके बाद वो सेम अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग में, तो फंडा तो वही लगाया होगा आपने, पहली और लास्ट ड्राइंग का, उसी के हिसाब से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा। तो पहली ड्राइंग 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग 1 मंथ, एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स। हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा वो 1950। ड्राइंग्स नहीं पता तो एक्स 10% के हिसाब से 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया। ये जो इक्वेशन बनी इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए 0 से 0 कट हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा 36,000। ये टोटल ड्राइंग है, आपसे पूछा है हर महीने की ड्राइंग क्या है, तो इसके लिए आपको इसे 12 से डिवाइड करना होगा, भूलना मत। तो 3000 आ गई उसकी हर महीने की ड्राइंग। इसी तरह से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो कैसे करोगे? वही, आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हर महीने की 20,000 है, और लिखा है कि वो हर महीने के मिडल में विड्रॉ करता है, सेम अमाउंट है। तो पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट किया। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड है, ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रेट नहीं है तो उसको एक्स मान लेते हैं, इक्वेशन बन गई। 0 से 02 कट गई, 12 से 2400 को कट करोगे 200 आएगा। तो अब आपके पास जो बचा
उस इक्वेशन को सॉल्व करो और हमारे पास आंसर आ गया 12% पर एनम। तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास एक ट्विस्टर मैं आपको दे रही हूं, एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, उसका आंसर आप मुझे बताओ। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि हरमेश 20,000 रुपीज हर महीने विड्रॉ करता है, तो क्या आप उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखोगे? क्या हम ये वाला फंडा उस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि हर महीने विड्रॉ करता है, 20,000 तो सेम अमाउंट है, लेकिन अगर आपने सिर्फ लिखा है कि हर महीने विड्रॉ करता है, तो हर महीने विड्रॉ करने पर हम नहीं कह सकते कि सेम टाइम इंटरवल है। क्योंकि उस महीने की हो सकता है वो कभी शुरुआत में विड्रॉ करे, बिगनिंग में, कभी मिडल में करे, कभी एंड में करे। तो जब अगर उसका फिक्स नहीं है महीने में कब विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसका सेम टाइम इंटरवल नहीं मान सकते। तो उस केस में आप उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? उस केस में आप मान के चलोगे कि आपको डेट नहीं दी है, हाफ ऑफ द पीरियड के हिसाब से आप उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन दो तरह से हो सकता है। एक तो पार्टनर ने लोन लिया हो फर्म से। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो ये एसेट है जिस पर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा और वो फर्म के लिए इनकम है। दूसरा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, इस पर इंटरेस्ट फर्म को देना होगा, तो ये एक्सपेंस है। तो पहले समझते हैं कि अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो इस कंडीशन में अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो क्या फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट है तो उसमें जो रेट स्पेसिफाई किया है उसी हिसाब से उससे इंटरेस्ट ले सकते हो। मान लेते हैं क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है कि लोन है 5 लाख रुपीज का पवन का, और पीरियड क्या है, 1 अप्रैल को उसने लिया, तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पर बनेगा। आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है 10% पर एनम, तो इसी हिसाब से हम उससे इंटरेस्ट लेंगे 50,000। ये 50,000 फर्म के लिए इनकम है। तो ध्यान से समझना, जर्नल एंट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और फर्म को उससे इंटरेस्ट नहीं मिला, तो फर्म उसके कैपिटल में ही इसको डेबिट कर देती है। एंट्री क्या हो जाएगी? पवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जिसे आप कहां ट्रांसफर करोगे? मैंने क्या बोला था? पार्टनर का लोन पे जो भी इंटरेस्ट है, लेना है देना है, वो पी एंड एल अकाउंट में ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 50,000। क्लियर हो गया? इसी को एक और एग्जांपल के साथ समझो। यहां पर राहुल को फर्म ने लोन दिया है 6 लाख का, जिस पर हमने कहा कि हम इससे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लोन लिया कब है? 1 फरवरी को, तो 31 मार्च तक का 2 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 6% पर एनम के हिसाब से 6,000। राहुल ने हमें फरवरी मंथ का रेंट दे सॉरी इंटरेस्ट दे दिया है। फेब्रुवरी मंथ का इंटरेस्ट उसने दे दिया, मतलब 2 में से 1 महीने का इंटरेस्ट फर्म को मिल चुका है 3,000, और 1 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है, वो आपको क्या करना है? राहुल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्रेडिट करना है। और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पी एंड एल अकाउंट। याद रहेगा? अब बात आती है, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो उस केस में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में आपने जो मेंशन किया है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। बात समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। निर्मल है जिसने लोन दिया है फर्म को 2 लाख रुपीज का 1 दिसंबर को, तो 31 मार्च तक 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। फर्म ने क्या यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है? नहीं। इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तो 6% पर एनम के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिलेगा 4,000। अब यहां पर जर्नल एंट्री डिफरेंट हो जाएगी। जब आपने पार्टनर को लोन दिया था
जो एसेट वाला पार्ट है, तो उस केस में तो अगर पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट नहीं दिया तो फर्म ने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहां पर अगर फर्म ने लोन लिया है और फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया, तो क्या फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी? नहीं। इस केस में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट और लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट करोगे, और ये वाला इंटरेस्ट अगर फर्म ने नहीं दिया है तो उसी के लोन अमाउंट में ये ऐड होगा। मतलब बैलेंस शीट में अब आप 2 लाख नहीं, 2,04,000 लोन दिखाओगे। क्लियर हुआ? दोनों में फर्क समझ में आ गया? सेकेंड एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इसी को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ईशा, जिसने फर्म को लोन दिया है 4 लाख का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको देना है अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 9% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट बनता है 18,000। ईशा को फर्म ने फरवरी तक का जो भी इंटरेस्ट बनता था वो दे दिया है। मतलब 6 मंथ्स में से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम दे चुके हैं 15,000, बाकी 1 मंथ का इंटरेस्ट और बचा है कितना, 3,000। तो जो इंटरेस्ट हम दे चुके हैं उसके लिए एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट। जो बच गया है 3,000, वो आप उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ईशास लोन अकाउंट। और फाइनली एक एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 18,000। क्लियर है? जो पेंडिंग रहता है वही आपको लोन अकाउंट में क्रेडिट करना है। कमीशन, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कमीशन भी देना होगा। एग्रीमेंट है तो आप कमीशन दोगे, एग्रीमेंट नहीं है तो कमीशन नहीं दिया जाएगा। कमीशन के लिए 3 तरह से हम देते हैं। पहला, कि अगर आपका जो भी प्रॉफिट है उसका एक परसेंटेज आपने दे दिया, जिसके लिए आप सिंपली आपका जो प्रॉफिट है उसको रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेट कर लोगे। दूसरा, आपको कहा जाता है कि आप कमीशन दोगे कौन से प्रॉफिट में, जिस प्रॉफिट में से आपने उस कमीशन को माइनस कर दिया हो, और अब जो प्रॉफिट बचा उस पे कमीशन कैलकुलेट करो। तो है ना कंफ्यूजिंग? जो चीज पता नहीं उसको कैलकुलेट कैसे करें, और उसको माइनस करके फिर कैसे कैलकुलेट करें, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना समझने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला वैसे है, क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। ऐसा क्यों हुआ, कैसे आया, समझने के लिए मेरे साथ बने रहो, ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ में आए कि ऐसा हुआ क्यों है। थर्ड तरीका क्या हो सकता है, हम सेल की एक परसेंटेज कमीशन देते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया कि 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 1,10,000 है, इसका 10% कैलकुलेट किया 11,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है यहां पर जब लिखा है कि विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब प्रॉफिट आपका 2,20,000 है, इसमें से विनीत का कमीशन माइनस करो, अब जो प्रॉफिट बचा इस पर इसका कमीशन कैलकुलेट करो। हमें जब यही नहीं पता कमीशन कितना है तो माइनस कैसे करें, और माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट कैसे निकालें? जब चीजें पता ही नहीं तो कैलकुलेट कैसे करोगे? तो ध्यान से समझो। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो ये वो प्रॉफिट है जिस पर आपको कमीशन देना है, तो इस पर 10% कमीशन 10 रुपीज। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में कमीशन को आप ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो गया 110। तो 110 के इक्वल मेरा प्रॉफिट है 2,20,000, बिफोर कमीशन ही तो है ये। तो इसको मैं अगर 110 से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 2 लाख आ गया, इसका 10% कमीशन 20,000 हो गया। यही कहा है ना क्वेश्चन में। तो हमने पजल को सॉल्व कर लिया, समझना जरूरी था ताकि आप भूलो ना। अब फॉर्मूला जो है उसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेट प्रॉफिट 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, 20,000। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो पहेली है ये ऐसे बनी क्यों है, इसको कैसे क्रैक करना है। तो 20,000 का कमीशन भी। अब सारी चीजें आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा समझो। कैपिटल अकाउंट पार्टनर के दो मेथड से बनते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट।
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हर पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे, कितना उसने इन्वेस्ट किया, एडिशन क्या किया, विड्रॉ क्या किया। करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप दोगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का एक ही अकाउंट बनता है। एक तरह से इन दोनों अकाउंट का मर्ज करके आप एक ही अकाउंट बनाते हो। इसी अकाउंट में आप उसकी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एडिशन, विड्रॉल सब कुछ दिखाते हो, और जो फर्दर ड्यूरिंग द ईयर आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। कुछ इस तरह से अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखोगे, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होगा। जो भी उसने कैपिटल लगाई या ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं होगा। इसके बाद उसने जो एडिशन किया वो क्रेडिट, और विड्रॉ किया तो डेबिट, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस वो भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं होगा, याद रखना। इसके बाद जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ड्यूरिंग द ईयर अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी दोगे क्रेडिट करोगे। ड्रॉइंग्स है तो वो डेबिट करोगे, और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट वो भी डेबिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो आपने किया ही है, क्रेडिट। तो ये जो तीन चीजें कैपिटल से रिलेटेड है ना, वो आप लोग गलती करते हो। वो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दिखाते हो, नहीं। सिर्फ कैपिटल में उसने क्या एडिशन किया, क्या विड्रॉ किया, वही कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाकी इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स का या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट में उसका शेयर क्रेडिट करोगे, लॉस है तो उसमें शेयर उसका डेबिट होगा। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट। क्लियर है? इसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो इसमें एक ही अकाउंट बनाना है। तो आपका इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एडिशन किया तो क्रेडिट करोगे, विड्रॉ किया तो डेबिट करोगे। ड्यूरिंग द ईयर जो भी दे रहे हो वो क्रेडिट करोगे। ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो डेबिट होगा। प्रॉफिट में शेयर क्रेडिट होगा, लॉस में शेयर डेबिट होगा। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड पे लिखो, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। तो यहां पर आपने क्या समझा? बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट होगा। बाकी करंट अकाउंट का बैलेंस या कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग उसमें बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपने सारी चीजें सीख ली है, तो अब उसको अप्लाई करना सीखो। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि जहां पर आपको अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसको कितना देना है ये मेंशन किया है। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, और प्रॉफिट हमें हुआ है 1,55,500। तो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लिया। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के हिसाब से। तीनों के पार्टनर की कैपिटल आपको दी है, ओपनिंग बैलेंस है, तो उसी के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, 52,000 बनता है। सैलरी देनी है दो पार्टनर को, कबीर और जोरावर को 48,000, और पारुल को सेल पर कमीशन देना है 1 लाख। इसी तरह से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। तो ड्राइंग्स कब किसने कितना पैसा विड्रॉ किया नहीं दी, तो डेट नहीं है, तो आपको सीधा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करना है तीनों पार्टनर्स का। तो टोटल 4,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 1,60,000। बांटना हमें अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 2 लाख है। तो क्या हम 2 लाख रुपीज बांट सकते हैं? नहीं। एप्रोप्रिएशन है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही बांट सकते हैं। तो उस केस में जो रिजर्व वाला कंडीशन दिया है, रिजर्व तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट का कहा है। डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं। सब कुछ देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता तो हम उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व तो है ही नहीं। अब ये सारा कुछ हम नहीं दे सकते तो इसको तो कैंसिल। हमें अब इसके अलावा बांटना कैसे होगा? देना तो है प्रॉफिट, लेकिन बांटना अब इसको कुछ अलग तरीके से होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। अब आपको जिसको जितना देना है उन सबका टोटल कर। कबीर को मिलने चाहिए 50,000, जोरावर को 40,000, 1,10,000 पारुल को। तो इसको अब आप रेशो में कन्वर्ट करोगे, इस रेशो के हिसाब से 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे।
ये जो अमाउंट आपने निकाली ये इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अलग अलग अब आप नहीं दिखाओगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, सैलरी इतनी है, कमीशन इतना है, कुछ ऐसे नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास उतना प्रॉफिट ही नहीं था। प्रॉफिट हमारा कम है, तो हमारे पास जितना प्रॉफिट था हमने उसको रेशो में कन्वर्ट करके बांटा और एंड में लिखो टोटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया मेरा पर्पस क्या था उस तरह से लिखने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रॉफिट हमारा कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा बन रहा है। तो एप्रोप्रिएशन ज्यादा बन रहा है तो हम उसको उस तरह से नहीं दे सकते। आपको उस केस में वर्किंग नोट बनाना होगा और देखना होगा कि टोटल एप्रोप्रिएशन बनता कितना है और उसको रेशो में कन्वर्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, यहां पर प्रॉफिट है हमारा 1,72,000 और एग्रीमेंट में सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कहा, आपको स्लैब दी है कि इतने तक प्रॉफिट हो तो इस तरह से बांटो, इतना हो तो इतना इस रेशो में बटेगा। तो उस केस में आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो। प्रॉफिट है 1,72,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तीनों को देने के बाद और सैलरी देने के बाद अब प्रॉफिट मेरे पास बचा है 1,40,000। तो इसने कहा है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर 20,000 तक का प्रॉफिट है तो वो आपको कैपिटल रेशो में बांटना है। कैपिटल को रेशो में कन्वर्ट करो, 1:1:2 इसमें बांटेंगे तो ये तीनों में प्रॉफिट बढ़ गया। अगर आपका प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा है और नेक्स्ट 30,000 और है, मतलब 20,000 से ज्यादा है लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट 30,000 मतलब 50,000 तक का आपका प्रॉफिट है, तो उसके बाद का जो 30,000 का प्रॉफिट है, 20,000 के बाद जो 30,000 और प्रॉफिट है उसे अब आपको 5:3:2 में बांटना है। तो ये भी आपने बांट दिया। 1,40,000 में से 50,000 आप बांट चुके हो। अब जो प्रॉफिट और भी बच गया है, इसके बाद भी अगर आपका प्रॉफिट है तो उसे कहा है कि वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 30,000 30,000 30,000 तीनों का प्रॉफिट कितना बना, ऐड किया आपने। अब जो ये प्रॉफिट है ये इनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकती है अप्रोप्रिएशन की आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद यहां पर ध्यान से समझना कि आपको क्या कहा है कि लॉस हुआ है हमें 60,000 का। तो 60,000 का लॉस हुआ है तो हम सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते, लेकिन ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेट नहीं दी तो 6 मंथ्स का आपने कैलकुलेट किया। अब जो ये प्रॉफिट है इस लॉस में से माइनस किया और बाकी का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके अकाउंट में डेबिट किया। ये कहानी भी समझ में आ गई, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब बात आती है पास्ट एडजस्टमेंट की, कि जब आपने बुक्स को क्लोज कर दिया उसके बाद आपको याद आया कि कुछ हमने गलत कर दिया है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो करना था वो करना भूल गए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए, या प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन ही रॉन्ग रेशियो से कर दिया। चेंज करना चाहते हो रेशो, पास से करना चाहते हो सैलरी कमीशन, देना भूल गए। तो इन सभी चीजों को करेक्ट करने का क्या तरीका है, क्या बुक्स को खोल करके दोबारा से कट करके कटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस केस में दो सिचुएशन बनती है, दो केस बनते हैं, दो तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हो। एक है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, इसमें आप ये देख लेते हो भी किसको कितना दिया है और कितना मिलना चाहिए था, कितना कम मिला कितना ज्यादा मिला, उस एक नेट अमाउंट से आप एक एंट्री पास कर देते। दूसरा है कि आप हर गलती के लिए एक अलग एंट्री पास करते हो, कुछ इस तरह से। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है जैसे कि यहां पर ABCD तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1 है। प्रॉफिट आपका है 9 लाख रुपीज का जो कि आपने सैलरी दिए बिना, एग्रीमेंट में सैलरी दिए बिना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है और आपने क्या गलती की है, सैलरी नहीं दी, सैलरी को बांटे बिना ही ये पूरा प्रॉफिट बांट दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में जो प्रॉफिट 9 लाख का है हम वो जो बांट चुके हैं उसको रिवर्स कर देंगे। भाई ये प्रॉफिट हमने गलत बांटा है, वापिस लो। एक्चुअल में हम किसी से वापस नहीं ले रहे, हम मान के चल रहे हैं जो हमने ये प्रॉफिट बांटा है गलत तरीके से बांटा, अगर हम इनसे वापस लेते हैं
तो क्या इफेक्ट होगा, इन सभी पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करोगे। 3 लाख, 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000, तो ये 9 लाख का प्रॉफिट फर्म के पास आ गया। अगर अब हम इसे सही तरीके से बांटते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबको सैलरी देंगे। हम कुछ किसी को दे नहीं रहे हैं, हम एक कैलकुलेशन बना रहे हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं, जहां पर देख रहे हैं कि इतना अगर इनसे वापस ले लिया जाए और सही तरीके से बांटा जाए तो किसको कितना क्या मिलेगा। ए को सैलरी मिलेगी हर महीने की 15,000 है तो 1,80,000। बी और डी की सैलरी 1,20,000 और 1,20,000। इनको मिल रहा है तो इनके अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। 9 लाख में से 4,20,000 सैलरी के नाम पर आप बांट चुके हो। बाकी का अब जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हो, है ना, यही करते हो। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा, तो ये प्रॉफिट अब इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि हमें इनसे लेना कितना है और देना कितना है। नेट अमाउंट निकाल लो। तो ए का चेक करो। ए का आपका डेबिट बनता है 3 लाख और क्रेडिट कितना बन रहा है, क्रेडिट बन रहा है 3,40,000। तो 40,000 से क्रेडिट ज्यादा है, मतलब इससे लेना कम है देना ज्यादा बन रहा है। तो अगर हम इसको 40,000 और दे दें तो ये सही हो जाएगा, जितनी गलतियां की है हमारी सारी करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से बी का चेक करो। बी का 3 लाख डेबिट है और क्रेडिट कितना है, 280 है। इसका मतलब इससे लेना ज्यादा है देना कम है, 20,000 रुपीज इससे अगर हम ले लेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी का देखो, इसका भी डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इससे भी हमें 70,000 रुपीज लेने हैं तो ये सारी चीज आपकी करेक्ट हो जाएगी। और डी, इसका क्रेडिट ज्यादा बनता है 50,000 से, तो इसको हम 50,000 और दे दें तो करेक्ट हो जाएगा। दो पार्टनर को कम मिला और दो पार्टनर को ज्यादा मिला, तो जिसको ज्यादा मिला उनसे लेकर के हमें इन्हें दे देना है और सारी मिस्टेक हमारी करेक्ट हो जाएगी। जितना लेना है उतना ही देना होना चाहिए, टोटल मैच करना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। एंट्री क्या होगी और कब पास करोगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख को, कि बी और सी से पैसा लेना है तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करो, और ए और डी को हमें देना है तो इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन समझो कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको दिए। ये जो प्रॉफिट्स हैं आपने पिछले 3 सालों से क्या किए गलती, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 3 सालों से आप ये गलती कर, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करें। अब ये तीनों साल के प्रॉफिट आपके पास हैं तो अलग अलग आपको नहीं करना, तीनों साल के प्रॉफिट इक्वली बांट दिए हैं, तो मतलब टोटल 3,30,000 आपने इक्वल बांटे, तो तीनों के अकाउंट में 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 आपने दिए थे। ये इनसे वापस ले लेते हैं, इनसे वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। और अब जो रेशियो है 3:2:1 के हिसाब से बांटते हैं, तो इनके अकाउंट में इस हिसाब से ये पैसा क्रेडिट होना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला, उस डिफरेंस को आप देख लो। तो रिया का क्रेडिट ज्यादा बनता है तो इसको हम 55,000 दे देते हैं तो करेक्ट हो जाएगा। मोना पर कोई इंपैक्ट नहीं है, डेबिट क्रेडिट सेम है। निशा का लेकिन डेबिट ज्यादा है, मतलब इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया है, तो निशा से लेकर के रिया को दे देंगे तो ये हमारी 3 साल की मिस्टेक खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को डालोगे एंट्री तो ये आपकी करेक्शन हो गई, है ना, सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है ना पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसके बाद अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका था कितना, 10% पर एनम एग्रीमेंट में, लेकिन आपने दे दिया 9% पर एनम के हिसाब से, मतलब 10% की जगह 9% दे रहे हो, कम दे रहे हो। तो वो गलती तो गलती है। अब इस गलती को हम कैसे ठीक करें, इंटरेस्ट तो दिया है लेकिन कम रेट से दिया। तो इसको ठीक करने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 9% के हिसाब से, अगर इनको इंटरेस्ट दिया होगा तो जिसका जितना बना वो हम इनसे वापस ले लेते हैं, भैया इंटरेस्ट हमने गलत दे दिया वापस दो, तो इनके अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। इसके बाद 2,50,000 में से 54,000 आपने इस तरह से बांट दिया, और जो बाकी का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा होगा। तो जिसके अकाउंट में जितना आपने दिया था उतना ही हम उससे वापस ले लेते हैं और इसको डेबिट कर देते हैं।
तो वापस आ गया हमारे पास हमारा 2,50,000 का प्रॉफिट। अब इसको सही तरीके से बांटते हैं। तो सही तरीके से बांटने के लिए तीनों पार्टनर को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, 60,000 बना। अब जो प्रॉफिट बचा 1,90,000, उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे और इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट जब भी दिया है तो आप उसको रिवर्स करो, भी ये गलत बांट दिया है, इसको हम वापस लेते हैं और अब इसको सही तरीके से बांटेंगे तो किसको कितना मिलना है कैलकुलेट करो। अब डेबिट और क्रेडिट आप चेक करो। तो यहां पर देखो, राम का 600 से क्रेडिट ज्यादा बनता है, मतलब इसका प्रॉफिट ज्यादा बनता है, हमने इसको कम दिया, इसके अकाउंट में इतना और क्रेडिट कर देंगे तो सही हो जाएगा। श्याम के अकाउंट में 200 का डेबिट ज्यादा है, मोहन के अकाउंट में 400 का डेबिट ज्यादा है। और बस आप जब इन सबको कर दोगे डेबिट क्रेडिट तो गलती खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो गई, क्या इसका कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। आपने इंटरेस्ट 1% से कम दिया है, अगर वही 1% हम इनको और दे दें इंटरेस्ट, तो इनके अकाउंट में 1% कैपिटल क्या इंटरेस्ट कितना कितना बनेगा? 3,000, 1,000, 2,000। इन तीनों के अकाउंट में हम ये पैसा क्रेडिट करेंगे। तो फर्म अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है। तो ये लॉस भी फाइनली पार्टनर्स में ही, उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इनके अकाउंट को डेबिट किया। यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है? वो ये कि आपका जो प्रॉफिट है वो 2,50,000 है, और अगर आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हो तो वो टोटल एक बार ही चेक कर लो कितना बनता है। वो अगर आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो गया और आपने सिंपली 1% देने के हिसाब से दे दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो आपके प्रॉफिट के अंदर ही अंदर अमाउंट बनता हो, प्रॉफिट से ज्यादा ना बनता हो। अगर प्रॉफिट से ज्यादा बनता है तब तो आपको वही फंडा अप्लाई करना है, जहां पर आपको देखना है किसका कितना इंटरेस्ट बनता है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहां पर आप डायरेक्टली 1% इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। क्लियर है? तो वो चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। जब भी कोई भी चीज करेक्शन कर रहे हो आपको उसको देखना है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है कि हम जो अप्रोप्रिएशन करना भूल गए, अगर हम वो देते हैं तो वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, हम दे सकते हैं पूरा पूरा इंटरेस्ट 10% तक का दे सकते हैं। 9% दे चुके हैं, 1% और दे सकते हैं। इसके बाद अब यहां पर डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट देखो, वही डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आपका जर्नल एंट्री में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट के थ्रू ही एंट्री करोगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में मैं वही पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल आपके पास है। इसके बाद प्रॉफिट है 1,20,000 जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिए बिना ही। तो इस केस में क्या करोगे? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो तीनों पार्टनर का कितना बनता है, 8% के हिसाब से 1,60,000। प्रॉफिट मेरे पास 1,20,000 है। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट कम है और डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है। तो इस केस में आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? इसे रेशो में कन्वर्ट करोगे, रेशो में कन्वर्ट करोगे और 1,20,000 को इस तरह से बांटोगे इस रेशो में। तो अब जो आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी है उसमें आप जो पहले बांट चुके हो प्रॉफिट उसको रिवर्स करेंगे, और जो इंटरेस्ट अब आपने दिया इस हिसाब से कैलकुलेट किया है इसको हम इनके अकाउंट पे क्रेडिट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया और जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहां पर वही पॉइंट आ रहा है जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दी है, प्रॉफिट आपके पास है 1,20,000 और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दिए बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करते हो तो तीनों का टोटल बनता है 1,60,000। प्रॉफिट 1,20,000, कैपिटल पर इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है,
तो क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इस केस में आप क्या करते हो, जिसका जितना इंटरेस्ट है उसको रेशो में कन्वर्ट करते हो और इस हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो सही तरीका तो यही है। इसी तरीके से पार्टनर्स के अकाउंट में ये प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन आप ऑलरेडी 1,20,000 का प्रॉफिट बांट चुके हो। किस रेशो में बांट चुके हो? नहीं दिया। इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है। तो जो प्रॉफिट आप बांट चुके हो वो हम इनसे वापस लेंगे। तो इनके अकाउंट को आपने डेबिट किया। मैंने ऐसा क्यों कहा? जनरली आप लोग क्या करते हो, सिंपली ये देखते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फटाफट कैलकुलेट किया, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया, खत्म। उसी को आप लॉस समझ करके बांट करके खत्म कर देते हो। नहीं, जब प्रॉफिट दिया तो आपको उस प्रॉफिट की अमाउंट को ध्यान में रखते हुए ही कैलकुलेशन करनी है। उसी हिसाब से आपको अप्रोप्रिएशन देखना है भी प्रॉफिट इतना है या नहीं है, कि हम जो बांट रहे हैं उतना प्रॉफिट होना भी तो जरूरी है। तो यहां पर हमें 1,20,000 का प्रॉफिट इस तरह से बांटना था। बांटा था इस तरीके से जो कि गलत था, रिवर्स कर दिया। अब किसका कम ज्यादा बना उस हिसाब से आपने डेबिट क्रेडिट किया। आशा का ज्यादा बनता है उसको दे देते हैं, सुमन का भी ज्यादा बनता है उसको दे देते हैं, वर्का के पास ज्यादा चला गया उससे ले लेते हैं। तो वर्का के अकाउंट को डेबिट करो, बाकी दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करो। गलती खत्म। अब बात आती है अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं दिया तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप चेक ही नहीं कर सकते भाई कि जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है, उससे ज्यादा ना हो जाए, रेशो में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर तो सिंपली अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो कि आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना ही भूल गए। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, कैपिटल दी है, कैपिटल है आपके पास, और कैपिटल पर 8% पर एनम के हिसाब से इन तीनों को अगर हम इंटरेस्ट दे देते हैं तो इंटरेस्ट पार्टनर को देना फर्म के लिए एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस या लॉस पार्टनर्स में ही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर सी बात है। या आप ये मान के चलो कि इतना हिस्सा प्रॉफिट का जो कि इस तरह से बंटना था, आपने इस तरह से बांटा हुआ है जो कि गलत है, वो हमने रिवर्स कर दिया। सिंपल सी बात है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो। अब प्रॉफिट का कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रॉफिट का फिगर ही नहीं दिया है। सिंपल आपसे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका जितना बनता है उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगर हम देते हैं तो ये फर्म के लिए एक तरह से लॉस है, एक्सपेंस है, जो कि पार्टनर्स में ही बटेगा। पार्टनर्स में बटेगा तो इनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो अब डेबिट और क्रेडिट देखोगे तो यहां पर देखो, ए का क्रेडिट बनता है, बी का क्रेडिट ज्यादा है और सी का डेबिट ज्यादा है। तो डेबिट करो सी को और ए और बी को क्रेडिट करो, कहानी खत्म। इसके बाद आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि आपको चार्ज ही नहीं करना था आपने चार्ज कर दिया। अब क्या करें? इस केस में आपके पास प्रॉफिट नहीं है, और प्रॉफिट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो फाइनली फर्म के लिए इनकम होता है। तो आपने किस तरह से किया होगा? सबसे पहले देखो, एक ही ड्राइंग से 5,000 एवरी मंथ। अब 5,000 एवरी मंथ लिखा है सिर्फ, इन द बिगनिंग एट द एंड या मिडल कुछ नहीं लिखा। तो जब ऐसा नहीं लिखा तो हम क्या मान सकते हैं कि सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल? नहीं मान सकते। तो इस केस में आपको डेट नहीं दी है, तो आप टोटल ड्राइंग्स 60,000 पर हाफ ऑफ द पीरियड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे 2,400। बी ने पैसा विड्रॉ किया 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका तो 60,000 साल में एक ही बार पैसा विड्रॉ किया, डेट मेंशन नहीं है तो इसका भी हाफ ऑफ द पीरियड 2,400। सी की ड्राइंग्स हर क्वार्टर में है, क्वार्टर में बिगनिंग मिडल एंड कुछ नहीं दिया, तो ये भी आपका एक तरह से सेम टाइम इंटरवल नहीं है। तो इस केस में भी आप डेट स्पेसिफाइड नहीं है वाला केस लेके चलोगे और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 2,400। तो तीनों के ड्राइंग्स पर आपने इतना इंटरेस्ट चार्ज किया। तो जब आपने इंटरेस्ट इनसे चार्ज किया होगा तो इनके लिए तो नुकसान हो गया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनका हम हटा देते हैं, इनको वापस दे देते हैं, तो इनके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। अगर ये पैसा हम इनको देते हैं तो फर्म के लिए क्या है, ये नुकसान। फर्म का नुकसान फाइनली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो डेबिट करोगे, लॉस है तो इनके अकाउंट में डेबिट ही करोगे। तो डेबिट करने पर
क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करो, कम ज्यादा जो है उसके हिसाब से एंट्री बना दो। ए का क्रेडिट होगा, सी का डेबिट होगा, बी पर कोई इंपैक्ट नहीं है। कहानी यहां पर भी खत्म हो गई। इसके बाद आता है सेपरेट एडजस्टमेंट। अब जो भी गलती की है उसके लिए आपको एक एंट्री पास नहीं करनी, हर गलती के लिए उसकी एंट्री पास करनी। तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू आर तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दी है। कैपिटल में आप ऑलरेडी ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर चुके हो, मतलब ड्राइंग्स माइनस कर चुके हो, प्रॉफिट ऐड कर चुके हो। एक तरह से ये क्लोजिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, प्रॉफिट आपका 1,80,000। तो सबसे पहले समझो, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आपको उसके लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। मेरे पास क्लोजिंग है, जिसमें मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट इनको बांट चुके हैं 1,80,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो हमें क्या करनी होगी, ऐड की थी तो लेस करनी होगी। और इसके बाद जो ड्राइंग्स है तीनों पार्टनर्स की, वो आपने लेस की थी तो वापस से ऐड करनी होगी। पी की ड्राइंग्स है हर महीने की 5,000, 60,000, क्यू की 60,000 और आर की 30,000। तो ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 10%। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे देते हैं, इन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, इतना आपने दे दिया। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 1,80,000 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, फिगर दी हुई है। तो बाकी का प्रॉफिट 1,38,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटोगे, इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो टोटल क्रेडिट इनके अकाउंट में इतना होना चाहिए। हम ऑलरेडी 1,80,000 को बांट चुके हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया था इसको रिवर्स कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करो तो यहां पर देखो कि पी और आर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए और क्यू का डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी, क्या हमें ये वाली एंट्री पास करनी है? नहीं, आपको नेट इफेक्ट वाली एंट्री पास नहीं करनी है। आपको अब ये वाली चीज भूल जानी है। अब आपको हर गलती की एक अलग एंट्री पास करनी है, और वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख को। तो पहले तो आपने क्या गलती की है, आपने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम इस प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे। तो तीनों पार्टनर से प्रॉफिट लेंगे तो इनके अकाउंट को डेबिट करोगे। जो प्रॉफिट आप बांट चुके हो इनके अकाउंट को डेबिट करो। और अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे, पिछले साल की गलती को करेक्ट करने के लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करोगे। तो ये प्रॉफिट आपने वापस ले लिया। अब इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से इतना हिस्सा आपने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने एक नेट एंट्री पास करे बिना हर गलती के लिए आपने जो जो गलती, जो जो चीज आप भूले हो उसके लिए आपने अलग एंट्री पास की है। क्लियर हो गया यहां पर? अब लास्ट टॉपिक आ जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जब आप किसी को गारंटी देते हो कि इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, एक प्रॉमिस करते हो कि आपको इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये प्रॉमिस कौन करता है, एक नए पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को, या तो बाकी के पार्टनर्स मिलकर के करते हैं, या कोई एक पार्टनर करता है, या फर्म ये प्रॉमिस करती है। तो उस केस में आप किस तरह से इसको रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग करोगे। अगर आपकी गारंटी बाकी के पार्टनर्स ने दी है, किसी एक पार्टनर को बाकी के पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ इस तरह से। पी और क्यू दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। अब आर एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर है 1/8, और उसको गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 75,000 रहेगा। इतना कम से कम प्रॉफिट उसको मिलेगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। और ये गारंटी इसको दी है पी और क्यू ने। पी और क्यू ने कहा अगर इसके प्रॉफिट कम हुआ 75,000 से, तो हम बाकी की डेफिशिएंसी मिलकर के पूरी करेंगे। और किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। प्रॉफिट है 4 लाख का, तो ध्यान से समझो, 4 लाख के हिसाब से आर का शेयर 1/8 है, तो 1/8 में से
हमने इसको कहा कि 4 लाख में इसका शेयर 1/8 है, तो 50,000 बना। 50,000 इसको देने के बाद पी और क्यू को कितना मिलेगा? बाकी का प्रॉफिट 3,50,000 पी और क्यू में उनकी रेशो में बांटोगे, 2,18,750 और 1,31,250। आपने जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से तीनों में प्रॉफिट बांट दिया। लेकिन आर को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा और उसका शेयर बनता है 50,000। तो 25,000 का जो कम बन रहा है उसे कौन पूरा करेगा? पी और क्यू मिल करके करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही गारंटी दी है। तो पी और क्यू 3:2 की रेशो में इसे कवर अप करेंगे। तो पी देगा 15,000 और क्यू देगा 10,000। आपने किसी को प्रॉमिस किया तो पूरा भी तो करना पड़ेगा। उसका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 50,000 बनता है। फर्म तो कहती है भाई मेरे हिसाब किताब से 50,000 बनते हैं, तुम 50,000 ले लो। ये जो गारंटी पार्टनर्स ने दी है ये इन पार्टनर्स के आपस के बीच की बात है। तो अगर इनका कम बना है प्रॉफिट, आर का कम बना है, तो पी और क्यू अपने शेयर में से इसको ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से? इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना इस तरह से रेशो के हिसाब से, आर का जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए पी अपने प्रॉफिट में से 15,000, क्यू 10,000 ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर आर के प्रॉफिट में हमने ये दोनों का ऐड किया और अब इसका प्रॉफिट बन गया 75,000। तो फाइनली इनका प्रॉफिट इस हिसाब से बांटा गया। तो एंट्री और एप्रोप्रिएशन में किस तरह से दिखाओगे? प्रॉफिट हमारा 4 लाख का, पी का प्रॉफिट 2,18,750 बनता है फर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन इसने आर को 15,000 ट्रांसफर किए। नेट अमाउंट से इसके अकाउंट को हम इतने से क्रेडिट करेंगे। क्यू को मिलना था इतना 10,000 डेफिशिएंसी जो कि इसने ट्रांसफर की, और बाकी उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। आर का 50,000 इसमें हमने इन दोनों से लेकर के ऐड किया 75,000। तो ये हो गया अप्रोप्रिएशन में आपको किस तरह से शो करना है। क्लियर हो रहा है? जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के हिसाब से है वही आप दिखाओगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो डेफिशिएंसी वाला केस है वो पार्टनर्स के बीच का आपस का एग्रीमेंट है। तो पी और क्यू दोनों ने लेकर के, दोनों ने दोनों के अकाउंट से डेबिट होकर के आर के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करो और आर के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देता है, बाकी सारे नहीं, बाकी में से कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है किसी एक पार्टनर को, जैसे कि यहां पर एक्स ने गारंटी दी है जेड को कि जेड का शेयर 50,000 से कम नहीं होगा किसी भी साल में। अगर उसका प्रॉफिट 50,000 से कम हुआ तो कौन पूरा करेगा? एक्स पूरा करेगा। तो अब देखो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। हमारा प्रॉफिट है 2,52,000। इसके हिसाब से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अब प्रॉफिट मेरे पास कितना बचा? 1,80,000। इसको बांटते हैं तो जेड का शेयर बनता है 30,000। गारंटी दी गई है उसको 50,000 की, किसने दी है? एक्स ने। तो एक्स का शेयर 90,000 है। 90,000 में से ये 20,000 जेड को शेयर कर ट्रांसफर करेगा, बाकी 70,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। वाई ने तो कोई गारंटी दी नहीं है तो उसका प्रॉफिट 60,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जेड का शेयर 30,000 में 20,000 ऐड करके उसके अकाउंट में 50,000 क्रेडिट करोगे। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया? एंड में लिखो टोटल। इसके बाद जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्म के हिसाब से तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होना था। 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट था जो कि हमने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब जो एग्रीमेंट है वो एक्स और जेड के बीच में है। एक्स ने गारंटी दी है जेड को, तो एक्स के अकाउंट को डेबिट किया, जेड के अकाउंट को क्रेडिट किया है। राइट? जर्नल एंट्री के केस में आपको ध्यान रखना है नेट अमाउंट से आपको क्रेडिट नहीं दिखाना। अब अगर फर्म ने गारंटी दी है, फर्म अगर गारंटी देती है तो 4 सिचुएशन बनती है। तो एक एक को ध्यान से समझना। पहला केस है कि जो पार्टनर का प्रॉफिट है, पार्टनर का गारंटीड प्रॉफिट जो बनता है उससे ज्यादा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बन रहा है, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? जैसे कि यहां पर
मोहन और सोहन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। रोहन का शेयर 1/6 है और उसको गारंटी दी गई है कि उसका शेयर 10,000 से कम नहीं होगा। अब हमें प्रॉफिट हुआ है 72,000। तो 72,000 के अकॉर्डिंग रोहित का शेयर कितना बनता है? रोहित का शेयर बनता है 12,000। गारंटी अमाउंट 10,000 से ज्यादा शेयर बन रहा है, तो क्या यहां पर दिक्कत है? क्या फर्म उसको 10,000 ही देगी? नहीं। फर्म ने कहा है कि 10,000 तो मिनिमम प्रॉफिट है। अगर उसका शेयर इससे ज्यादा बनता है तो वो उसका शेयर जितना बनता है वो उसको मिलेगा। ठीक है। अगर इससे कम बनता तो फर्म उसको पूरा करती। अब यहाँ 12,000 बन रहा है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 60,000, वो बाकी मोहन और सोहन में बच जाएगा। तो मोहन को मिलेंगे 36,000, सोहन को 24,000। तो जब प्रॉफिट पूरा है और गारंटेड पार्टनर का शेयर गारंटेड प्रॉफिट से भी ज्यादा बन रहा है, तो उसको हम पूरा पूरा प्रॉफिट उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से देंगे। तो 72,000 का प्रॉफिट आपने रेशो में बांटा और इनके अकाउंट को क्रेडिट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट तो है और प्रॉफिट इतना है कि हम गारंटेड पार्टनर का पूरा गारंटेड प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन इससे इंपैक्ट क्या आएगा? इससे इंपैक्ट ये होगा, अगर हमने उसका पूरा गारंटेड प्रॉफिट दे दिया तो बाकी के पार्टनर्स के प्रॉफिट पर इंपैक्ट आ सकता है। कैसे? यहां पर वही सिचुएशन है। प्रॉफिट अब हमारा 54,000 है। अगर हमारा प्रॉफिट 54,000 है तो इसके हिसाब से रोहित का शेयर बना 1/6 9,000। गारंटेड प्रॉफिट से कम बन रहा है। तो अगर फर्म ने इसका प्रॉफिट 9,000 देने के बाद बाकी का प्रॉफिट मोहित और शोभित में बांटा तो कितना बनता है? 27,000 और 18,000। लेकिन फर्म ने तो गारंटी दी, अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो 54,000 में से अगर फर्म 10,000 पहले इसको पूरे पूरे दे देती है और बाकी 44,000 दोनों पार्टनर्स में बांटते हैं, तो देखो उनका शेयर पहले से कम हो गया ना। तो फर्म क्या करती है? फर्म ने गारंटी दी है तो पहले प्रॉमिस किया है तो वो पहले उसको पूरा करेगी। जो प्रॉफिट उसका हुआ उसमें से गारंटेड पार्टनर का उसका शेयर निकाला जाएगा और बचा हुआ प्रॉफिट बाकी के पार्टनर से बांटा जाएगा। अब आप ये नहीं करोगे कि उसके शेयर में से डेफिशिएंसी हुई तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, नहीं। सीधा सीधा अब जिसका जो अमाउंट बनता है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मोहित का इतना, शोभित का इतना और रोहित का गारंटेड प्रॉफिट। तो 54,000 को आपने बांट दिया। जर्नल एंट्री भी इसी तरह से बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोहित, शोभित और रोहित। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं आगे। अगर फर्म के पास प्रॉफिट तो है लेकिन इतना नहीं है कि गारंटेड पार्टनर का भी गारंटेड प्रॉफिट पूरा कर सके, जैसे कि यहां पर निम्रत को हमने गारंटी दी है 1,60,000 के प्रॉफिट की। प्रॉफिट हमें हुआ 1,00,000 रुपीज। गारंटेड प्रॉफिट से कम है तो फर्म क्या करेगी? फर्म कहेगी कि मैं तो पूरा पूरा गारंटेड प्रॉफिट निम्रत को दूंगी। तो निम्रत को हमने पूरा 1,60,000 दे दिया। इसको हमने जितना देना था दे दिया, प्रॉमिस पूरा किया। प्रॉफिट बचा नहीं है, अब तो 60,000 का लॉस है। तो ये 60,000 की जो डेफिशिएंसी है या लॉस है, इसको कौन बियर करेगा? बाकी के दो पार्टनर। तो इन दोनों के अकाउंट में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये आप लॉस ट्रांसफर करोगे। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 और 20,000। जब फर्म गारंटी देती है ना, तो आपको पहले गारंटेड पार्टनर का प्रॉफिट उसको देना है, उसका हिसाब किताब करना है। ठीक है। यहां पर अब एंट्री हो गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निम्रत्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000। और उसके बाद जो लॉस है वो पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, या जो डेफिशिएंसी है वो इन दोनों ने मिलकर के निम्रत को कंपनसेट की। क्योंकि अल्टीमेटली फर्म की लाइबिलिटी तो पार्टनर्स ही पूरा करते हैं, है ना। इसके बाद अगर केस है कि लॉस ही है, फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है, जैसे कि यहां पर 30,000 और फर्म ने गारंटी दी है अब्बास को 1,50,000 मिनिमम प्रॉफिट की, तो इस केस में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहां पर फर्म कहती है कि जो लॉस है पहले इसे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। गारंटेड पार्टनर के अकाउंट में भी ये लॉस का हिस्सा उसके अकाउंट में डेबिट कर दो।
तो 30,000 का लॉस हमने तीनों के अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब्बास को गारंटी दी गई है, तो ध्यान से समझो, अब्बास का लॉस, जो हमने गारंटीड प्रॉफिट देना था उसकी जगह लॉस उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये भी उसको कवर अप करना पड़ेगा। 1,50,000 का गारंटीड प्रॉफिट भी देना है, तो टोटल 1,60,000 हमें अब्बास के अकाउंट में क्रेडिट करने हैं। कौन करेगा? फर्म को पूरा करने, और फर्म की लाइबिलिटी को बाकी के पार्टनर मिलकर के पूरा करेंगे। तो अश्मित और करमन अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इसको कंपनसेट करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? अश्मित और करमन के अकाउंट को डेबिट करो और अब्बास के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब पूरा पूरा लॉस का केस है तो आपको लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इवन इन गारंटेड पार्टनर के अकाउंट में भी। और उस लॉस को मिला करके गारंटेड प्रॉफिट कितना बनता है वो सारा उसको कंपनसेट करेंगे बाकी के पार्टनर्स। तो डायरेक्टली आपको यहां पर नहीं दिखाना कि गारंटेड पार्टनर का इतना शेयर बना, उसको हमने दिया तो बाकी का लॉस पार्टनर्स ने बियर किया। क्लियर हो गया आपको? सारी सिचुएशंस अच्छे से समझ में आ गई? अब एक और पॉइंट बचता है। जैसे फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है या कोई पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे रहा है, इसी तरह से पार्टनर भी फर्म को गारंटी देती है मिनिमम अर्निंग की, मिनिमम प्रॉफिट की। उस केस में आप क्या करोगे? जैसे कि यहां पर 3 चार्टेड अकाउंटेंट है, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। अब चरणजीत को तो गारंटी दी है फर्म ने, नाम किसी पार्टनर का नहीं दिया, इसका मतलब फर्म ने गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। इसके बाद बलजीत ने गारंटी दी है फर्म को कि वो अकेला फर्म को 25,000 का प्रॉफिट ला के देगा। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? 75,000। और जो बलजीत प्रॉफिट लेकर आया इसमें, वो 16,000 का प्रॉफिट लेकर आया। इसका मतलब इसका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। तो अब इसको कैसे शो करेंगे? हमारा जो प्रॉफिट है 75,000 का हुआ, और बलजीत के प्रॉमिस के हिसाब से 25,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, वो इसमें 16,000 का ही लेकर आया। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई? 9,000। तो वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। बलजीत अपने गारंटेड प्रॉफिट को पूरा करेगा तो हम उस बलजीत से ये पैसा लेंगे। तो बलजीत से लेकर के हमने यहां पर प्रॉफिट को क्रेडिट किया 9,000। अब टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 81,000, सॉरी 84,000 का। 84,000 में अब हम तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो के हिसाब से। तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो चरणजीत का प्रॉफिट 14,000 बनता है, लेकिन फर्म ने उसको कितने की गारंटी दी है? 15,000। तो फर्म को पहले इसकी गारंटी पूरी करनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे? 15,000 चरणजीत को दे देंगे, और बाकी का जो प्रॉफिट बचा 69,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों के अकाउंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, किसका कितना प्रॉफिट बना वो भी आपने कैलकुलेट किया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि जो बलजीत है उसको मिलना है 27,600 और हमें उससे लेना है 9,000। तो नेट अमाउंट उसके अकाउंट में जो जा रहा है, प्रॉफिट का शेयर जो उसको मिल रहा है, वो 18,600 है। क्लियर हो गया आपको? सारा टॉपिक समझ में आ गया, चैप्टर खत्म हो गया ये। एंड आई होप आपको ये जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा था वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एक एक पॉइंट समझ में आ गया है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। हम इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आगे के चैप्टर्स के वन शॉट भी जल्दी ही लेकर आऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज भी लेकर आऊंगी। तो उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा, सीखते रहना होगा। गुड बाय एंड टेक केयर।